हैरी, रॉन और हरमाइनी ने जितना सोचा था क्विरल उससे भी कई ज्यादा बहादुर निकला। वहीं पर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हुए उन्होंने पाया कि हैग्रिड का बर्ताव रोजमर्रा के मुकाबले काफी बदल चुका है। जहाँ उन्हें असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने देखा कि हैग्रिड एक ड्रैगन के अंडे को अपने साथ लेकर आया है। जहाँ उस अंडे से ड्रैगन के बाहर निकलते ही उन्हें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जैसे तैसे हैग्रिड को वो मना पाए कि उसे रॉन के भाई चार्ली के पास रोमानिया भेजना ही सही होगा। हालांकि रात के अंधेरे में एस्ट्रोनॉमी टावर से नॉर्बर्ट को अलविदा करते हुए उनके सामने फिल्च नाम की मुसीबत आ गई, जिसके चलते प्रोफेसर मैकगोनागल ने गरुड़ द्वार के 150 पॉइंट्स काटते हुए हैरी और हरमाइनी के साथ साथ नेविल और ड्रेको को भी डिटेंशन दे दी। लेकिन गहरे अंधेरे जंगल में घायल यूनिकॉर्न को ढूंढने के दौरान हैरी का सामना एक ऐसे जीव से हुआ जो मरे हुए यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। हालांकि फ्रेरेंस नाम के एक सेंटोर ने उसे बचाते हुए हैग्रिड के पास वापस छोड़ दिया, लेकिन सेंटोर्स की ओर से तारों को पढ़ते हुए की गई भविष्यवाणी ने हैरी को डरने के साथ साथ ये भी रियलाइज करवा दिया कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट आज भी किसी जंगल में किसी बेबस हालत में उसे मारने के लिए जिंदा है। चैप्टर 16 थ्रू द ट्रैप डोर। आने वाले कुछ सालों में हैरी को याद भी नहीं होगा कि आखिर उसने अपनी एग्जाम्स दी भी तो कैसे, क्योंकि उसे हमेशा ही ऐसा लगता था कि किसी भी समय वोल्डेमॉर्ट दरवाजा धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आएगा। लेकिन दिन गुजरते रहे और इसमें कोई शक नहीं था कि उस बंद दरवाजे के पीछे फ्लफी आज भी जिंदा और सही सलामत है। मौसम अब पूरी तरीके से गर्मियों को साथ लेकर आया था। वही अपनी एग्जाम्स को लिखने के लिए उन्हें अब एक खास किस्म की कलम दी गई थी, जिसके ऊपर एंटी चीटिंग स्पेल का इस्तेमाल किया गया था। जहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्स में प्रोफेसर फ्लिटविक ने हर एक स्टूडेंट को एक एक अनानास दे दिया, जिसे उन्हें टेबल पर डांस करके दिखाना था। वही प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें एक चूहा दिया, जिसे उन्हें एक स्नफ बॉक्स में बदल के दिखाना था। जो जितना खूबसूरत स्नफ बॉक्स बनाएगा उसे उतने ही पॉइंट्स मिलने वाले थे। हाँ, बस शर्त ये थी कि उन बॉक्सेस की मूछें ना हो। हालांकि स्नेप ने उनकी हालत खराब कर दी, क्योंकि वो हमेशा ही उनके सर पर खड़ा होता था। जहाँ उसी प्रेशर में उन्हें ये बताना था कि भूलने वाले काढ़े को आखिर बनाया कैसे जाता है। हैरी ने अपनी ओर से एग्जाम्स में 100% दिया। वही उसने अपने निशान के दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश की, जो कि उसका घाव जंगल से वापस आने के बाद से अब और भी दर्द करने लगा था। नेविल को लगता था कि हैरी एग्जाम्स की वजह से सो नहीं पा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसके बुरे सपने अब और भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। जब उसे वो अजीब फिगर अपने सपने में मुंह से टपकते हुए खून के साथ दिखने लगी थी। हालांकि दूसरी ओर रॉन और हरमाइनी पत्थर को लेकर उतनी फिक्र नहीं कर रहे थे, शायद इसलिए कि जो हैरी ने देखा था वो उन्होंने नहीं देखा था, या शायद इसलिए कि उनके माथे पर कोई जलने वाला निशान नहीं है। बेशक वोल्डेमॉर्ट की दहशत में वो भी थे, लेकिन बुरे सपने ना आने के चलते और अपने रिवीजन के पहाड़ को देखते हुए उनके पास इतना समय था ही नहीं कि स्नेप या फिर दूसरा कोई क्या कर रहा है वो देखने में लगे। उनकी आखिरी एग्जाम हिस्ट्री ऑफ मैजिक की थी। उन्हें उन बूढ़े जादूगरों के बारे में पूछा गया जिन्होंने अपने आप जलने वाली कढ़ाई का आविष्कार किया था। लगातार 1 घंटे तक सवालों का सामना करते हुए जवाब देने के बाद वो पूरे 1 हफ्ते के लिए आजाद होने वाले थे, क्योंकि उनके रिजल्ट का दिन 1 हफ्ते के बाद होने वाला था। जब प्रोफेसर बीन्स के भूत ने उन्हें अपनी कलम को नीचे रखने के लिए और अपने चमड़े के कागज को मोड़ कर देने के लिए कहा, तब हैरी के साथ साथ सभी की खुशी का मानो ठिकाना नहीं था। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था। मुझे 1637 के वेयरवुल्फ कोड ऑफ कंडक्ट या अपराइजिंग ऑफ एल्रिक द एगर को याद करने की कोई जरूरत नहीं थी। हरमाइनी को हमेशा ही एग्जाम के बाद पेपर के बारे में बात करना अच्छा लगता था, लेकिन रॉन इससे परेशान हो जाता था। जहाँ इसी के साथ वो झील के पास घूमने के लिए चले गए और वही एक बड़े से पेड़ को देखकर वहीं पर पसर गए। अब कोई रिवीजन नहीं। अब तुम भी खुश हो सकते हो हैरी, रिजल्ट्स के आने तक हमारे पास पूरा 1 हफ्ता पड़ा है। हालांकि हैरी अपने माथे को सहलाते हुए बोल पड़ा, काश मैं जान पाता कि इसका मतलब क्या है। मेरा निशान काफी दर्द कर रहा है। ये पहले भी हुआ है, लेकिन इतना कभी नहीं। मैडम पॉम्फ्री के पास जाओ, मैं बीमार नहीं हूँ, ओके? ऐसा लग रहा है कि ये कोई चेतावनी है, खतरा आसपास ही है। ओ कम ऑन हैरी, आराम करो। हरमाइनी ने ठीक ही कहा था, जब तक डंबलडोर आसपास है तब तक पत्थर सुरक्षित है। और वैसे भी हमारे पास इसका कोई सबूत ही नहीं है कि स्नेप ने फ्लफी के पार जाने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। वो एक बार तो अपनी टांग नुचवा चुका है, अब वो जल्दबाजी शायद ही करेगा। और वैसे भी हैग्रिड डंबलडोर को धोखा दे, ऐसा तो तभी हो सकता है जब नेविल इंग्लैंड के लिए क्विडिच खेलने लगे। हैरी ने सर हिलाया। हालांकि उसे एक बात लगातार परेशान कर रही थी, ऐसा कुछ तो था, कुछ बहुत ही जरूरी, जो वो करना शायद भूल चुका था। हालांकि जब उसने ये बताया तब हरमाइनी ने कहा, ये एग्जाम्स का तनाव हो सकता है। मैं तो पिछली रात अचानक से उठ गई और रूप परिवर्तन के आधे नोट्स पढ़ बैठी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैं तो इस विषय की परीक्षा दे चुकी हूँ। हालांकि हैरी को यकीन था कि उस बात का और एग्जाम्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तभी उसकी नजर एक उल्लू पर पड़ी, जो अपने मुंह में एक चिट्ठी को दबाए नीले आसमान की सवारी करते हुए स्कूल की ओर जा रही थी। हैग्रिड ही एकलौता इंसान है जो उसे चिट्ठी भेजता था। हैग्रिड कभी भी डंबलडोर को धोखा नहीं देगा, वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि फ्लफी के पार कैसे जाया जाए, कभी नहीं। लेकिन हैरी तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तुम कहाँ चल दिए? मेरे दिमाग में अभी अभी कुछ आया है।
हमें चलकर अभी के अभी हैग्रिड से मिलना होगा। अभी? क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? हैग्रिड को जो चीज हमेशा से ही चाहिए थी वो उसे अचानक मिल जाती है। कितने ही लोग होंगे जो अपनी जेब में एक ड्रैगन का अंडा लिए घूमते हैं। ये जादूगरों के नियमों के खिलाफ है ना? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे हैग्रिड मिल गया? ओह, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? आखिर तुम सोच क्या रहे हो हैरी? हालांकि हैरी जंगल की ओर उनके साथ भागता रहा और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। हैग्रिड अपने घर के बाहर अपनी आरामदायक कुर्सी पे मटर छिलते हुए बैठा था। ओह हेलो, तो आखिरकार एग्जाम्स खत्म हो गए? हाँ, ड्रिंक्स के लिए समय है? यस प्लीज। नहीं हैग्रिड, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुमने नॉर्बर्ट को ताश में एक अजीब इंसान से जीता था? वो दिखने में कैसा था? मालूम नहीं भाई, उसने अपना चोगा तो नहीं उतारा था। ये उतना अजीब नहीं है। होग्समेड में यानी कि गांव के बियर बार में काफी अजीब लोग घूमते हैं। वो ड्रैगन का व्यापारी हो सकता है। हमने उसका चेहरा तो बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि उसने एक बार भी अपना नकाब हटाया ही नहीं। तुम्हारी उसके साथ किस बारे में बात हुई हैग्रिड? क्या उसने हॉगवर्ट्स का जिक्र किया? हो सकता है किया हो। अरे हाँ, उसने हमसे पूछा था कि हम क्या करते हैं। तब हमने उसे बताया कि हम यहाँ के रखवाले हैं। उसने हमसे थोड़ी बहुत जानकारी ली कि हमने आज तक किन किन जानवरों की देखभाल की है। वही हमने उसे ये भी बताया कि हमें हमेशा से ही एक ड्रैगन चाहिए था। और फिर कुछ ज्यादा याद नहीं है क्योंकि वो हमें बार बार शराब खरीद के पिला रहा था। और देखो, अरे हाँ, फिर उसने कहा कि उसके पास ड्रैगन का अंडा है। जो अगर हम चाहे तो हम उस ड्रैगन के अंडे के लिए ताश खेल सकते हैं। बस उसे ये जानना था कि हम ड्रैगन की देखभाल कर सकते हैं। वो नहीं चाहता था कि ड्रैगन किसी पुराने घर में चला जाए। लेकिन तभी हमने उसे ये बताया कि फ्लफी के बाद ड्रैगन को संभालना उतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर क्या, उसने फ्लफी के बारे में कुछ दिलचस्पी दिखाई? ओह बिल्कुल, आज के जमाने में 3 सर वाले कुत्ते कहाँ देखने मिलते हैं हैरी? फ्लफी मानो एक केक का टुकड़ा है। बस शर्त है आपको उसे शांत करने का तरीका पता हो। बस उसके सामने कोई म्यूजिक बजा दो और वो तुरंत ही सो जाता है। हालांकि इतना कहते ही हैग्रिड की आंखें चौड़ी हो गई। हमें तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ जो भी हमने अभी तुम्हें बताया है। अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? हैरी, रॉन और हरमाइनी ने तब तक एक दूसरे से कुछ नहीं कहा जब तक वो एंट्रेंस हॉल में ना आ गए। हमें डंबलडोर के पास जाना चाहिए। हैग्रिड ने उसे बता दिया है कि फ्लफी को पार कैसे किया जाए। एक तो वो नकाबपोश आदमी स्नेप हो सकता है या फिर वोल्डेमॉर्ट। एक बार हैग्रिड को नशे में धुत करने के बाद ये काम आसान हुआ होगा। अब बस डंबलडोर हमारा विश्वास कर ले। अगर बेन नहीं रुका तो एटलीस्ट फ्रेरेंस तो हमारी बात के साथ खड़ा रहेगा। डंबलडोर का ऑफिस कहाँ है? वो तीनों अब अपने आसपास साइन बोर्ड को ढूंढने लगे। उन्हें ये कभी नहीं बताया गया कि डंबलडोर कहाँ रहते और ना ही वो ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते थे जो उनसे मिलने के लिए गया हो। हम बस इतना कहते ही हॉल के पार से एक आवाज गूंज पड़ी, तुम तीनों अंदर क्या कर रहे हो? हम प्रोफेसर डंबलडोर से मिलना चाहते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर से? वो क्यों भला? अब क्या ये सॉर्ट ऑफ सीक्रेट है? हालांकि ये उसे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मैगोनिगल अब भड़कने लगी थी। प्रोफेसर डंबलडोर 10 मिनट पहले ही जा चुके हैं। उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से एक उल्लू आया था जिसके चलते उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। वो चले गए इस वक्त। पॉटर, प्रोफेसर डंबलडोर एक महान जादूगर है और उन्हें बहुत से काम होते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। क्या तुम जो भी कहना चाहते हो वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से भी इम्पोर्टेंट है? पॉटर, देखिए प्रोफेसर, ये पारस पत्थर के बारे में है। मैगोनिगल ने जो भी सोचा हो, मगर उन्होंने ये आते हुए तो नहीं देखा था। तुम्हें कैसे पता? प्रोफेसर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि कोई पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा है। मुझे प्रोफेसर डंबलडोर से अभी बात करनी है। प्रोफेसर डंबलडोर कल तक लौट आएंगे। मैं नहीं जानती कि तुम्हें पत्थर के बारे में आखिर पता कैसे चला, लेकिन फिक्र मत करो, उसे कोई चुरा नहीं सकता। उसकी सुरक्षा के उपाय बहुत मजबूत है। लेकिन प्रोफेसर पॉटर, मैं जान रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप लोग बाहर जाए और सूरज की किरणों का आनंद ले, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आज रात होने वाला है। हैरी बोल पड़ा जब उसने देखा कि प्रोफेसर मैगोनिगल इतनी दूर तो जा चुकी है कि उन्हें उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। स्नेप आज रात उस चोर दरवाजे के पार जाएगा। उसने हर एक वो चीज पता कर ली है जो उसे उस दरवाजे के पार ले जाए, और ऊपर से अब उसने डंबलडोर को भी रास्ते से हटा दिया है। उसी ने वो चिट्ठी भेजी थी और मैं शर्त लगाता हूँ कि जब डंबलडोर वहाँ पहुंचेंगे तब सचमुच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को सदमा लगेगा। लेकिन हम करे भी। हरमाइनी की सांस मानो जम चुकी थी। जब वो पीछे मुड़ी तो पाया कि वहाँ पर स्नेप खड़ा था। गुड आफ्टरनून। इतने सुहाने दिन में गरुड़ द्वार के बच्चे यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? वो हम लोग तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस तरह अंदर घुसने से लोग समझेंगे कि तुम कुछ बदमाशी कर रहे हो। गरुड़ द्वार अब और पॉइंट्स गंवाने की स्थिति में नहीं है ना? आखिरी चेतावनी है पॉटर, आइंदा से रात के वक्त स्कूल में घूमे तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा के ही दम लूंगा। गुड डे। और इसी के साथ स्नेप स्टाफ रूम की ओर निकल पड़ा। ठीक है, तो अब हमें ये करना ही होगा। हम में से एक को स्नेप पर नजर रखनी होगी और जब वो यहाँ से बाहर निकले तो उसका पीछा करना होगा। हरमाइनी, बेहतर होगा अगर तुम ये काम करो। तो मैं ही क्यों? आसान है। तुम नाटक कर सकती हो कि तुम प्रोफेसर फ्लिटविक की राह देख रही हो, जैसे ओह
प्रोफेसर शायद मुझे लगता है कि मेरा 14 बिन का सवाल गलत हो गया है। ओ शट अप। इतना कहकर भी वो स्नेप पर नजर रखने के लिए तैयार हो गई। और बेहतर होगा अगर हम तीसरी मंजिल के कॉरिडोर के बाहर रहे तो चलो। लेकिन प्लान का ये हिस्सा काम नहीं आया। जैसे ही वो फ्लफी के दरवाजे के बाहर पहुंचे, वहां पर प्रोफेसर मैकगोनागल आ गई और इस बार उन्होंने अपना आपा खो दिया। मुझे लगता है कि तुम लोग सोचते हो कि तुम लोगों से पीछा छुड़ाना जादू के ढेरों समूह से ज्यादा मुश्किल है। बेवकूफी की भी हद होती है। अगर मुझे पता चला कि तुम इस जगह के आसपास भी हो तो मैं गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट्स कम कर दूंगी। हाँ वीजली मेरे अपने हाउस से। हैरी और रॉन वापस कॉमन रूम में चले गए। हैरी ने इतना कहा ही था कि कम से कम हरमाइनी तो स्नेप के पीछे है, लेकिन तभी पोर्ट्रेट हॉल का दरवाजा खुला और हरमाइनी अंदर आ गई। मुझे अफसोस है हैरी, मगर स्नेप बाहर आ गया और उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब मैंने उससे कहा कि मैं फ्लिटविक का इंतजार कर रही हूँ। तब स्नेप उन्हें बुलाने के लिए चला गया, जहाँ जैसे तैसे मैं निकल पाई। मैं नहीं जानती कि स्नेप कहाँ गया। तो ये बात है। तो फिर ठीक है, मैं आज रात वहाँ जाऊंगा और पारस पत्थर को हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हैरी। मैकगोनागल और स्नेप के कहने के बाद भी तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर स्नेप ने उस पत्थर को चुरा लिया तो वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। क्या तुमने नहीं सुना वो क्या क्या चीजें कर रहा था जब वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था? फिर कोई हॉगवर्ट्स नहीं होगा, वो इसे बर्बाद कर देगा या काले जादू के लिए स्कूल को बदल देगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पॉइंट्स गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गरुड़ द्वार के हाउस कप जीतने से वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ देगा? अगर मुझे पत्थर पाने से पहले पकड़ लिया तो मुझे वापस डर्सलीज परिवार के पास भेज दिया जाएगा और वहां पर बैठते हुए मुझे बस वोल्डेमॉर्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो आए और मुझे मार दे। क्योंकि ये बात तो तय है कि मैं शैतानी काले जादू का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं आज रात चोर दरवाजे के पार जाने वाला हूँ और चाहे तुम दोनों कुछ भी कह दो, लेकिन मैं आज नहीं रुकने वाला। तुम्हें याद है ना, उसने मेरे माता पिता को मारा है। तुम ठीक कह रहे हो हैरी, मैं अदृश्य चोगा पहनकर जाऊंगा। मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे वापस मिल गया। लेकिन क्या ये हम तीनों को छुपा लेगा? क्या तीनों को? ओ कम ऑन, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। तुमने ये सोच ही कैसे लिया कि तुम हमारे बिना पत्थर तक पहुंच जाओगे? बेहतर होगा अगर मैं जाकर अपनी किताबों में कुछ देख लूं, क्या पता उनमें से कुछ चीजें काम में आ जाए। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम दोनों को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं साथ हूँ तो ऐसा नहीं होगा। फ्लिटविक ने मुझे सीक्रेटली बताया है, मुझे उनकी परीक्षा में 112% मिले हैं। इसके बाद ये लोग मुझे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। डिनर के बाद वो तीनों अलग अलग शांति से बैठ गए। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। वैसे भी गरुड़ द्वार का कोई भी स्टूडेंट अब हैरी से बात नहीं कर रहा था। हालांकि ये पहली रात थी जब वो इस बात से बिल्कुल खफा नहीं था। हरमाइनी अपनी किताब के पन्ने पलटते हुए ये आशा कर रही थी कि जिस जादू और मंत्र से वो आज रात मुकाबला करने जा रहे हैं वो उसने पढ़े हुए हो। रॉन और हैरी ने भी आपस में बात नहीं की। वो बस सोच रहे थे कि आज रात वो क्या करने जा रहे हैं। धीरे धीरे करते हुए पूरा कमरा खाली हो गया। बेहतर होगा अगर तुम चोगे को ले आओ तो। हैरी तुरंत ही अपने कमरे की ओर भागा। जहाँ चोगे को लेते हुए उसकी नजर उस बांसुरी पर पड़ी जो हैग्रिड ने उसे तोहफे में दी थी। उसने फ्लफी को सुलाने के लिए वो बांसुरी ले ली क्योंकि गाना गाने का उसका कोई भी मन नहीं था। जहाँ कॉमन रूम में वापस आते ही उसने कहा, बेहतर होगा अगर हम तीनों अभी इसके अंदर आके देखें, क्योंकि अगर फिल्च ने हम में से किसी के भी बस पैरों को भी देख लिया तो। तुम क्या कर रहे हो? कमरे के दूसरे कोने से कुर्सी की ओर से एक आवाज आई जो कि वो नेविल था। कुछ नहीं नेविल, कुछ भी तो नहीं। तुम फिर से बाहर जा रहे हो? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तुम जाकर सो क्यों नहीं जाते नेविल? हैरी ने दीवार पर लटकी हुई पुरानी उस घड़ी को देखा जो कि अब काफी देर हो चुकी थी। तुम बाहर नहीं जा सकते। इस तरीके से गरुड़ द्वार और भी मुश्किल में पड़ जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो नेविल, ये बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। नेविल, रास्ते से हट जाओ। बेवकूफों की तरह मत करो। मुझे बेवकूफ मत कहो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कोई नियम तोड़ने चाहिए। और तुम्ही ने मुझसे कहा था, याद है, कि मुझे लोगों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमसे नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो तुम क्या करने जा रहे हो। अच्छा, तो फिर आओ मुझसे लड़ो, मैं तैयार हूँ। हालांकि तभी हरमाइनी ने आगे बढ़ते हुए कहा, नेविल, मुझे सचमुच इसका बहुत अफसोस है। आई एम रियली सॉरी। पेट्रिफिकस टोटलिस। तुरंत ही नेविल के हाथ पैर मानो एक दूसरे से चिपक गए और वो जहाँ खड़ा था उसी जगह पर उसी हालत में नीचे गिर गया। हरमाइनी तुरंत ही उसकी ओर भागी जहाँ उसके जबड़े पूरी तरीके से जम चुके थे, जिसके चलते वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस वो अपनी आंखों को घबराहट में हिला रहा था। तुमने आखिरकार उसके साथ किया क्या? ये पूर्ण शरीर बंधन है। ओ नेविल, आई एम रियली सॉरी। तुम बाद में समझ जाओगे नेविल। जहाँ आपने अदृश्य चोगे को लपेटे नेविल को वैसी ही हालत में छोड़ना उन्हें
सही नहीं लग रहा था। हालांकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि आगे आने वाली हर एक आहट उन्हें पीव्स के आसपास होने का संकेत दे रही थी। जहाँ पहली सीढ़ियों को चढ़ते हुए उन्होंने पाया तो मिसेस नॉरिस ऊपर की ओर घूम रही थी। क्या मैं उसे एक लात मार सकता हूँ, बस एक बार? लेकिन हैरी ने उसे मना कर दिया। हालांकि जैसे ही वो उसके पास से गुजरे, मिसेस नॉरिस ने अपनी लैम्प जैसी आंखें उनकी ओर मोड़ दी, लेकिन कुछ किया नहीं। आगे बढ़ते हुए तीसरी मंजिल तक उन्हें पीव्स के अलावा और कोई नहीं मिला, जो कि ऊपर उल्टा लटकते हुए अपने सर को नीचे की ओर झुला रहा था ताकि कोई ना कोई फिसल जाए। लेकिन जब वो उसके पास से गुजरने लगे तब उसने कहा, कौन है वहाँ? हालांकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम यही कहीं पर हो। क्या तुम भूत हो या कोई पिशाच हो या कोई जिन? वो बस उनके ऊपर से हवा में तैर रहा था। अगर कोई अदृश्य होकर यहाँ पर घूम रहा है तब तो मुझे फिल्च को बुलाना पड़ेगा। हाँ, फिल्च को बुलाना ही पड़ेगा। हालांकि तभी हैरी के दिमाग में कुछ आया। पीव्स, खूनी नवाब अदृश्य होकर घूम रहे हैं। पीव्स को मानो इतना जोर का झटका लगा कि वो बीच हवा में से ही नीचे फिसल गया। बहुत बहुत अफसोस है मामुनीम नवाब सर, मेरी गलती हो गई जो मैंने आपको नहीं देखा। अब अदृश्य जो है पीव्स के इस छोटे से मजाक को माफ कर दीजिए सर। मुझे आज रात यहाँ पर काम है पीव्स, आज इस जगह से दूर रहो। मैं ऐसा ही करूंगा सर। आशा करता हूँ कि आपको आपके काम में सफलता मिले नवाब। पीव्स इतना कहकर ही वो वहाँ से चलता बना। बहुत बढ़िया। कुछ ही कदम दूर चलते हुए वो लोग तीसरी मंजिल के उस कमरे के पास पहुंच गए जिसके पीछे फ्लफी था, लेकिन वो दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। देखो, स्नेप पहले ही फ्लफी के पार चला गया है। लेकिन दरवाजे से अंदर झांकते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने दरअसल कितनी बड़ी चुनौती है। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम दोनों चोगे को साथ लेकर जा सकते हो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। पागल हो गए हो क्या? हम भी चल रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी हलचल और बहुत सारी घुर्राने की आवाज के साथ ही उन्होंने पाया कि फ्लफी अब अंदर से गुस्से में घुर्रा रहा था, लेकिन वो इन तीनों को नहीं देख पा रहा था। इसके पैरों में क्या है? लगता है कोई बीन है। स्नेप यहाँ पर छोड़ गया होगा। जैसे म्यूजिक बंद होगा ये वापस बवाल करने लगेगा। तो फिर ये रहा म्यूजिक शुरू। हैरी ने हैग्रिड की ओर से मिली हुई उस बांसुरी पे फूंक मारनी शुरू कर दी। सच कहे तो ये कोई सुरीली आवाज नहीं थी, लेकिन म्यूजिक के शुरू होती उस जानवर की आंखें झुकने लगी। हैरी ने सांस भी नहीं ली और वो ये काम करने लगा। फ्लफी अपने पैरों पर लड़खड़ाया और तुरंत ही वापस नीचे गिरते हुए वो गहरी नींद में चला गया। ऐसे ही बजाते रहो, ऐसे ही। जहाँ उन्होंने तुरंत ही अदृश्य चोगे को हटा दिया और चोर दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। कुत्ते के पास से गुजरते हुए वो उसकी बदबूदार सांसों को महसूस कर सकते थे। मुझे लगता है कि हम चोर दरवाजे के पार जा सकते हैं। क्या तुम पहले जाना चाहोगी हरमाइनी? नहीं, मैं नहीं। ठीक है। रॉन आराम से आगे बढ़ते हुए फ्लफी के पंजों को पार करते हुए उसने झुककर उस दरवाजे को खोल दिया। तुम्हें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, यहाँ पर पूरा अंधेरा है। शायद हमें नीचे कूदना पड़ेगा। हैरी अभी भी बांसुरी बजा रहा था। उसने अपने हाथ को हिलाते हुए खुद की ओर इशारा किया। क्या तुम पहले जाना चाहते हो? सचमुच? मैं नहीं जानता ये कितना गहरा है। एक काम करो, बांसुरी हरमाइनी को दे दो ताकि वो उसे बजाते हुए फ्लफी को थोड़ी देर और सुला पाए। जहाँ हरमाइनी को बांसुरी पास करते हुए वो भी अब उसके पंजों को पार करते हुए चोर दरवाजे के नीचे झांका। हैरी अब मानो उस छेद में देखते हुए उसके अंदर इतना झुक चुका था कि वो बस अपनी उंगलियों के सहारे उस दरवाजे से लटक रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तुम मेरे पीछे मत आना, सीधा उल्लू घर में जाते हुए हेडविग को डंबलडोर के पास भेज देना। ठीक है। होपफुली 1 मिनट में मिलेंगे। इतना कहकर ही उसने अपने हाथों को छोड़ दिया। जहाँ ठंडी हवाओं के साथ वो नीचे और नीचे बस गिरता रहा। यहाँ सब ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, तुम नीचे कूद सकते हो। जा ठीक उसी के पीछे रॉन भी कूद गया, लेकिन लैंड होते ही उसने कहा, ये क्या है? पता नहीं, शायद किसी तरीके का पेड़ है, किसी को चोट ना लगे इसलिए यहाँ पर शायद रखा गया है। यहाँ सब ठीक है हरमाइनी, तुम भी कूद सकती हो। म्यूजिक के बंद होने के चलते फ्लफी वापस भौंकने लगा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी। हरमाइनी पहले ही कूद गई। हम ना जाने स्कूल के कितने माइल्स नीचे आ गए हैं। हम तो लकी है कि ये पेड़ यहाँ पर है। लकी? दोनों अपनी ओर देखो तो सही। हरमाइनी के कूदते ही वो तुरंत ही उछल कूद कर रही थी। उसके लैंड होते ही मानो किसी सांप की तरह उसके पैरों को लपेट रही थी। हालांकि हैरी और रॉन ये समझ नहीं पाए। जहाँ उनके पैरों को पेड़ ने ऑलरेडी जकड़ लिया था, जहाँ अब वो जितना ज्यादा हिल रहे थे पेड़ उतना ही ज्यादा अपनी टहनियों को कस रहा था। हिलो मत, मैं जानती हूँ ये क्या है। ये शैतानी फंदा है। हाँ, हमें ये जानकर काफी खुशी हुई। शांत रहो, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे मारा कैसे जाए। जल्दी कुछ तो करो हरमाइनी, मैं सांस नहीं ले पा रहा। शैतानी फंदा। ओ प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था? ये अंधेरा और नमी को पसंद नहीं करता। अच्छा तो आग लगाओ। ओ हाँ, लेकिन हमारे पास लकड़ी नहीं है। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम जादूगरनी हो भी या नहीं? अरे हाँ। हरमाइनी ने तुरंत ही अपनी छड़ी निकाली और कुछ तो शब्द कहे, जिसके चलते सब तरफ रोशनी फैल गई। वही हैरी और रॉन ने पाया कि अब वो पेड़ सिकुड़ता जा रहा है और कुछ ही पलों के बाद वो दोनों उसकी कैद से आजाद हो गए। सच में हरमाइनी, हमारी
किस्मत अच्छी है कि तुम हर्बोलॉजी क्लास में ध्यान देती हो। हाँ, और हमारी किस्मत इसलिए भी अच्छी है कि हैरी मुसीबत में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। हमारे पास लकड़ी नहीं है। सच में? खैर, इस रास्ते चलो। जहाँ अंधेरे में आगे बढ़ते हुए उन्हें अपने कदमों के साथ साथ कई दूर से पानी के टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वही गलियारे से नीचे उतरते हुए हैरी को ग्रिंगॉट्स की याद आ गई। क्या होगा अगर ठीक ग्रिंगॉट्स की तरह यहाँ पर भी ड्रैगन हो तो? वो क्या क्या तुमने भी सुना? जब हैरी ने ध्यान लगाकर सुना तो किसी की मानो रेंगने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। क्या ये कोई भूत है? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये पंखों की आवाज है। वहाँ देखो, आगे रोशनी है, वहाँ कुछ हिल रहा है। जा उस गलियारे के कोने तक आते हुए उनके सामने एक रोशनी से भरा हुआ कमरा आ गया, जिसकी छत काफी ऊंची थी। वही उसके अंदर मानो रत्नों से बने हुए पंछी थे, जो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए एक दूसरे से टकराते हुए चारों ओर उड़ रहे थे। वही कमरे के दूसरे सिरे पर एक भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा था। क्या लगता है, अगर हम कमरे को पार करेंगे तो ये हम पे हमला करेंगे? शायद। ये बहुत खूंखार तो नहीं दिख रहे, लेकिन अगर सभी ने हम पर हमला बोल दिया तो? खैर, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। रुको, मैं दौड़ लगाता हूँ। उसने अपने चेहरे को एक हाथ से छुपा दिया और दौड़ लगा दी। उसे लग रहा था कि किसी भी पल उस पे हमला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आराम से दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जब उस दरवाजे के हैंडल को खींचते हुए उसे पता चला कि ये दरवाजा लॉक है। हरमाइनी और रॉन भी उसके पीछे पीछे आ गए। जहाँ हरमाइनी ने अलोहमोरा मंत्र का इस्तेमाल भी किया, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुला। अब हम क्या करें? ये पंछी यहाँ पर बस डेकोरेशन के लिए नहीं हो सकते। ये पंछी नहीं है, ये चाबियां है, पंख लगी हुई चाबियां। देखो, ध्यान से देखो, यानी कि इसका मतलब है, अरे हाँ, वहाँ देखो, वहाँ जादुई झाड़ू भी है। हमें चाबी को पकड़कर दरवाजे में लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर तो हजारों चाबियां है, हमें शायद एक पुरानी सी सिल्वरी चाबी ढूंढनी होगी, ठीक उस हैंडल की तरह। तीनों ने एक एक जादुई झाड़ू उठाई और चाबियों की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन वो जितना चाबियों के पास जाते थे, वो सारी गोता लगाए हुए उनसे और भी दूर भाग रही थी। हालांकि हैरी 100 सालों में सबसे यंगेस्ट खोजी यूं ही नहीं था, उसमें वो चीजें देखने की काबिलियत थी जो दूसरों में नहीं थी। तकरीबन 1 मिनट तक चाबियों के उन बादलों में उड़ने के बाद उसे एक ऐसी सिल्वरी चाबी दिखाई दी जिसका पंख मुड़ा हुआ था, जिसे मानो पहले भी किसी ने पकड़कर जबरदस्ती से उस दरवाजे में घुसाया हो। वो रही, वो बड़ी वाली, चमकती हुई नीली वाली, जिसका एक पंख मुड़ा हुआ है। रॉन मानो तेजी से उस चाबी की ओर बढ़ा, लेकिन छत से टकराते हुए नीचे गिर गया। नहीं, हमें इसे मिलकर घेरना होगा। रॉन, तुम उसके ऊपर जाओ और हरमाइनी तुम इसके नीचे रहो और उसके नीचे आने का रास्ता बंद करो और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो अभी। रॉन ने तुरंत ही उसके ऊपर गोता मारा, जहाँ हरमाइनी भी उसके ठीक नीचे आ गई, लेकिन चाबी ने दोनों को चकमा दे दिया। जाइए देखते हुए हैरी तुरंत ही उसकी ओर बढ़ा। आगे झुकते हुए उसने फाइनली चाबी को एक हाथ से दबोच लिया। वो तीनों खुशी के साथ तुरंत ही नीचे उतरे, जहाँ हैरी उस फड़फड़ाती हुई चाबी के साथ दीवार की ओर भागा। उसने उस चाबी को लॉक के अंदर फंसाया, जहाँ 2 बार घुमाते ही वो ताला खुल गया और चाबी मानो वापस घायल होते हुए वहाँ से हवा में उड़ गई। रेडी? अगले कमरे का दरवाजा खुलते ही उन्होंने पाया तो वहाँ पर गहरा अंधेरा था, लेकिन उनके अंदर आते ही मानो रोशनी छा गई। लेकिन उजाला होते ही सामने की चीजें देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। जहाँ उन्होंने अपने आप को एक चेस बोर्ड पे पाया। वो तीनों ब्लैक चेसमैन के पीछे खड़े थे। जहाँ वो चेसमैन असामान्य तौर से काफी ऊंचा था, मानो किसी ने उन्हें काले पत्थरों से तराशा है। जहाँ थोड़ी दूर पर उन्हें सफेद मोहरे भी दिख गए। घबराहट तो तब और फैल गई जब उन्होंने पाया कि उन मोहरों का कोई चेहरा नहीं था। अब हम क्या करें? सब साफ तो है, हमें इसे खेलकर कमरे के पार जाना होगा। जहाँ उन सफेद मोहरों के पीछे उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा था, लेकिन कैसे? मुझे लगता है कि हमें इसके मोहरे बनना पड़ेगा। रॉन आगे बढ़ते हुए उसने एक काले घोड़े को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी मानो उस घोड़े के अंदर जान आ गई। वही उस घोड़े पर बैठे हुए सोल्जर ने अपना हेलमेट पहन लिया और रॉन की ओर देख अपना सर झुका लिया। क्या हमें कमरे के पार जाने के लिए आपके साथ शामिल होना होगा? उस सोल्जर ने अपना सर हिलाया। जाई से देखते हुए रॉन उन दोनों की ओर मुड़ा। इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम तीनों को काले मोहरों की जगह लेनी होगी। हैरी और हरमाइनी अब बस रॉन की ओर घूर रहे थे। जहाँ थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो बोल पड़ा, देखो तुम दोनों बुरा मत मानना, मगर तुम दोनों को ही चेस कुछ उतना खास नहीं आता। नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, बस हमें बता दो कि हमें करना क्या है। तो ठीक है, हैरी तुम उस ऊंट की जगह लेनी होगी और हरमाइनी तुम वहाँ उस हाथी की जगह ले लो और मैं घोड़ा बनूंगा। ऐसा लग रहा था कि उस चेस बोर्ड के ऊपर के सारे मोहरे उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये सुनते ही एक घोड़ा, एक ऊंट और एक हाथी उस बोर्ड से बाहर निकल गए, जिनकी जगह रॉन, हरमाइनी और हैरी ने ले ली। सबसे पहली चाल, चेस में सफेद मोहरा चलता है। हाँ देखो, एक सफेद घोड़ा 2 कदम आगे बढ़ चुका था। रॉन ने भी अब अपने काले मोहरों को आदेश देना शुरू कर दिया। वो बिना किसी शिकायत के उसकी बात मान रहे थे। हैरी के घुटने कांप रहे थे, क्योंकि अगर वो हार गए तो ना जाने क्या ही होगा। हैरी, राइट साइड पर 4 कदम टेढ़े चलो। जहाँ असली सदमा तो उन्हें तब लगा जब उनका दूसरा घोड़ा मारा गया। सफेद वजीर ने उसके सर को सीधा फोड़ते हुए उसे चेस बोर्ड से बाहर निकाल दिया। मैंने जानबूझ के ऐसा होने दिया, क्योंकि इससे तुम ऊंट को मार सकती हो। हरमाइनी आगे बढ़ो। जब भी कोई सफेद मोहरा काले मोहरों को मार रहा था, तब वो कोई भी दया नहीं दिखा रहा था, जिसके चलते जल्द ही दीवार के कोने पर काले मोहरों की लाइन लग गई। जहाँ रॉन ने 2 बार समय रहते हुए ये जांच लिया कि हैरी और हरमाइनी खतरे में है। वो खुद बोर्ड पर आगे कूदते हुए आगे बढ़ा और उसने भी ठीक उतने ही सफेद मोहरे मार
मार दिए जितने की उन्होंने खुद ने गवाए थे। हम लगभग वहां पर पहुंच चुके हैं, मुझे बस सोचने का मौका दो, सोचने दो। जहाँ सफेद वजीर ने अपनी डगर उसकी ओर मोड़ी थी, हाँ यही एक तरीका है, मुझे मरना होगा। नहीं, यही चेस है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा और वजीर मुझे मार देगा, फिर तुम राजा को चेकमेट दे सकते हो हैरी। लेकिन तुम स्नेप को रोकना चाहते हो कि नहीं? देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वो पत्थर को पालेगा। इसके अलावा उनके सामने और कोई चारा नहीं था। तैयार? और हाँ, एक बार तुम जीत जाओ तो ज्यादा देर मत लगाना। जाओ। उसके आगे बढ़ते ही सफेद वजीर ने उसके सर पर इतनी जोर से हमला किया कि रॉन नीचे गिरते हुए फर्श पर लुढ़क गया। हरमाइनी चीख पड़ी, लेकिन वो तुरंत ही अपनी जगह पर वापस लौट गई। वही कपकपाता हुआ हैरी अपने तिरछे 3 घर आगे चला, जिसे देख सफेद राजा ने अपने मुकुट को उतारा और उसके कदमों में रख दिया। वो जीत चुके थे। सारे मोहरे उस दरवाजे के सामने से हट गए। जहाँ रॉन की उस बेबस हालत को बस देखते हुए हैरी और हरमाइनी अगले गलियारे की ओर बढ़े। क्या हुआ होगा? उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हमने स्प्राउट के शैतानी फंदे को तो पार कर लिया है। फ्लिटविक ने चाबियों पर जादू किया होगा। मैकगोनागल ने मोहरों को जिंदा रखने के लिए उनका रूप बदला होगा, यानी कि बचे क्विरल और स्नेप। वो लोग चलते चलते अगले दरवाजे तक पहुंचे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ दरवाजे को धक्का देकर खोलने के बाद उनके ओर मानो एक गंदी बदबू ने हमला कर दिया। जहाँ अपनी जली हुई आंखों के साथ उन्होंने देखा तो एक बड़ा सा दैत्य उनके सामने पड़ा हुआ था। ये तो उससे भी बड़ा था जिससे इनका पहले सामना हो चुका था। वही इस दैत्य का सर खूनम खून हो चुका था। मुझे खुशी है कि हमें इससे नहीं लड़ना पड़ा। चलो आगे चलते हैं। मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही। आगे किस चीज से उनका सामना होगा ये जानने की हिम्मत ना होने के बावजूद उन्होंने अगला कमरा खोला, लेकिन वहां पर कुछ भी खतरनाक नहीं था। बस एक टेबल के ऊपर 7 अलग अलग बोतलें रखी हुई थी। ये स्नेप का जादू होगा। अब हम क्या करेंगे? जहाँ उनके आगे बढ़ते ही उनके पीछे एक पर्पल कलर की आग जलने लगी। वहीं पर आगे जाने वाले दरवाजे से काला धुआं उठा, यानी कि अब वो फंस चुके थे। देखो, हरमाइनी ने टेबल पर रखे हुए कागज के टुकड़े को उठाया जिस पर लिखा हुआ था, खतरा तुम्हारे पीछे है, वही तुम्हारे सामने है सुरक्षा। अगर खोज पाओ तो हम में से 2 करेंगे तुम्हारी सहायता। हम 7 में से एक तुम्हें ले जाएगी आगे, वही दूसरी ले जाएगी तुम्हें पीछे। हम में से 2 में नेटल वाइन है भरी, हम में से 3 में मौत की लाइन है खड़ी। चुन लो। अगर तुम हमेशा ही यहाँ पर नहीं रुकना चाहते लाचार, चुनने में मदद के लिए हम लेते हैं ये सुरागचार। पहला, जहर कितनी भी चालाकी से छुपाने की कोशिश करे, हमेशा वो तुम्हें मिलेगा उल्टे हाथ नेटल वाइन के। दूसरा, दोनों सिरों पे जो बोतलें है वो अलग है, लेकिन आगे जाने के लिए वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। तीसरा, जिसे तुम देख सकते हो, अलग सबका आकार है, ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी के अंदर मौत का सामान है। चौथा, लेफ्ट और राइट वाली जुड़वा है, हालांकि पहली नजर में ये दिखती अलग है। हरमाइनी ने एक लंबी सी सांस ली, जिसे देख हैरी तो हैरान हो गया, क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ब्रिलियंट, ये जादू नहीं है, ये एक लॉजिकल पहेली है। बहुत से महान जादूगरों में रद्दी भर भी लॉजिक नहीं होता। वो यहाँ पर तो हमेशा के लिए फंसी रह जाते, और हम भी लोग यहाँ पर फंसे रहेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। हमें जिसकी जरूरत है वो सब यहाँ पर इस कागज पर लिखा हुआ है। 7 बोतलें हैं, 3 में जहर है, 2 में शराब। एक हमें काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी और एक हमें उस पर्पलिश आग में पीछे ले जाएगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी बोतल पीनी है? मुझे बस 1 मिनट सोचने दो। हरमाइनी बार बार उस कागज को पढ़ते हुए उन बोतल्स के अराउंड घूम रही थी, और आखिरकार वो बोल ही पड़ी, समझ गई। सबसे छोटी बोतल हमें काली आग यानी कि पत्थर के और करीब ले जाएगी, लेकिन इसमें तो बस हम में से एक के लिए मुश्किल से 1 घूंट होगा। कौन सी तुम्हें पर्पलिश आग के यहाँ पर ले जाएगी? हरमाइनी ने राइट साइड पर रखी हुई एक गोल बोतल की ओर इशारा किया। तुम इसे पी लो। नहीं, सुनो, वापस जाओ और रॉन को लेकर उड़ने वाली चाबियों के कमरे से जादुई झाड़ू उठाओ और उसी के मदद से चोर दरवाजे के बाहर निकलकर फ्लफी के पार निकल जाना। सीधा उल्लू घर में जाना और हेडविग को डंबलडोर के पास भेज देना। हमें उनकी जरूरत है। मैं स्नेप को कुछ ही समय तक रोक सकता हूँ, क्योंकि अगर सच में कहे तो मैं उसकी टक्कर का बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हैरी, मान लो अगर तुम जानते हो वो कौन भी अगर उसके साथ हो तो? हैरी ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, किस्मत मेरा एक बार साथ दे चुकी है, तो क्या पता इस बार भी दे दे। हाँ हैरी, तुम जानते हो तुम एक कमाल के जादूगर हो, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितनी तुम हो। मैं किताबें और चतुराई, इनसे भी ज्यादा जरूरी चीज होती है दोस्ती और बहादुरी। हैरी, अपना ध्यान रखना। पहले तुम पियो। तुम्हें भरोसा तो है ना कि किस बोतल में क्या है ना? बिल्कुल। उसने राउंड बोतल से एक लंबा घूंट लिया और वो कांप उठी। इसमें जहर तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन ये बर्फ की तरह है। जाने दो, जल्दी से जाओ, इसके पहले कि इसका असर खत्म हो जाए। गुड लक हैरी, अपना ध्यान रखना। जाओ। हरमाइनी मुड़ते हुए उस पर्पलिश आग से होकर निकल गई। हैरी ने एक लंबी सांस ली और वो उन काली लपटों के सामने मुड़ गया। मैं आ रहा हूँ, इतना कहकर ही उसने उस छोटी बोतल को एक ही घूंट में खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में बर्फ दौड़ रही है। अपनी हिम्मत को जुटाते हुए वो उस काली आग में समा गया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जहाँ उस काले धुएं में और आगे बढ़ते हुए वो दूसरी ओर निकला, आखिरी कमरे में। वहां पर पहले से ही कोई था, लेकिन वो स्नेप नहीं था, वो वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था। चैप्टर 17, द मैन विद द 2 फेसेस।
वो क्विरल था। आप क्विरल मुस्कुराया, उसका चेहरा बिल्कुल भी फड़फड़ा नहीं रहा था। हाँ मैं पॉटर, मैं सोच ही रहा था कि क्या मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर होगी, लेकिन मैंने तो सोचा था कि स्नेप सेवरस, हाँ सेवरस उस तरीके का दिखता है, किसी बड़े चमगादड़ की तरह वो बस चारों ओर मंडराता रहता है। जब मेरे लिए तो ये काफी अच्छा था, उसके सामने भला कौन बेचारे प्रोफेसर क्विरल पे शक करता। हैरी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, वो इसे बिल्कुल मान नहीं सकता। लेकिन स्नेप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन तुम्हारी दोस्त मिस ग्रेंजर स्नेप के कपड़ों में आग लगाने के लिए तेजी से जा रही थी, तभी गलती से उसने मुझे टकरा कर गिरा दिया था। उसने मेरा तुम्हारे साथ का आंखों का कनेक्शन तोड़ दिया। बस कुछ और सेकंड्स मिल जाते तो मैं तुम्हें उस जादुई झाड़ू से नीचे गिरा ही देता। फिर चाहे स्नेप तुम्हें बचाने के लिए कितने भी काउंटर्स कर्स को बोल रहा होता, अगर वो पहले बीच में ना आता तो मैं तुम्हें गिरा चुका होता। स्नेप मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, और नहीं तो क्या तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे अगले मैच में रेफरी क्यों बनना चाहता था? दरअसल वो ध्यान देना चाह रहा था कि मैं पिछले मैच की तरह कुछ यहाँ पर भी ना कर दूं। अजीब बात है, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि डंबलडोर वहाँ पर थे, और अगर वो देख रहे हैं तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि बाकी सब सोच रहे थे कि स्नेप गुरुद्वार को जीतने से बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने सबके बीच अपने आप को बुरा ही बना लिया है। खैर समय की बर्बादी, क्योंकि इस सब के बावजूद मैं आज रात तुम्हें मारने जा रहा हूँ। क्विरल ने बस अपनी कुछ उंगलियां चटकाई और तुरंत ही कुछ रस्सियों ने हैरी को जकड़ लिया। तुम हर चीज में अपनी टांग फंसाते हो पॉटर, अब तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। हेलोवीन के दिन भी तुम स्कूल में चारों ओर मंडरा रहे थे, मुझे शायद लगा कि तुमने मुझे शायद पत्थर के आसपास देख लिया है, तो उस दिन दैत्य को भी अंदर तुमने घुसाया था। बिल्कुल, दैत्य को लेकर मेरा कुछ खास लगाव है, तुमने पिछले कमरे में तो देख लिया होगा। सब लोग दैत्य को ढूंढने के लिए चारों ओर भाग रहे थे, लेकिन वो स्नेप जिसे पहले से ही मुझ पर शक हो गया था, वो मेरे पीछे चला आया ताकि वहीं पर मुझे पकड़ ले। लेकिन उस दैत्य ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और ना ही उस 3 सर वाले कुत्ते ने। खैर अब चुपचाप इंतजार करो पॉटर, मुझे इस इंटरेस्टिंग आईने की जांच करनी है। इस बात के साथ ही हैरी को एहसास हुआ कि उसके पीछे क्या था। ये शाहीबाग आईना था। ये आईना पत्थर पानी की चाबी है। मुझे लग ही रहा था कि डंबलडोर ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन इस समय वो लंदन में है, लेकिन जब तक वो वापस आएगा तब तक मैं बहुत ही दूर जा चुका हूँगा। हैरी अब बस इतना चाह रहा था कि वो उसका ध्यान आईने पर से अपनी बातों की ओर खींच ले। मैंने आपको और स्नेप को जंगल में बहस करते हुए देखा था। तब तक वो जान चुका था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बस जानना चाहता था कि मैं कहां तक पहुंच चुका हूँ। उसने मुझे डराने की भी कोशिश की, जैसे मानो वो ऐसा कर ही सकता था, जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे साथ है। क्विरल ढूंढते ढूंढते उस आईने के सामने आ गया। मैं पत्थर को देख सकता हूँ, अपने मालिक को देते हुए देख सकता हूँ, लेकिन आखिरकार वो है कहाँ? हैरी ने रस्सियों को ढीला करने की कोशिश की ताकि वो क्विरल का ध्यान भटका पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा से ही लगता था कि स्नेप मुझसे नफरत करता है। हाँ वो करता तो है। क्या तुम नहीं जानते पॉटर कि वो हॉगवर्ट्स में तुम्हारे पिता के साथ था? वो एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन इसके लिए वो तुम्हारी मौत नहीं चाहता। लेकिन मैंने तो आपको कुछ दिनों पहले रोते हुए सुना था, मानो स्नेप आपको डरा रहा है। पहली बार क्विरल की आंखों में डर दिखाई दिया। कई बार मुझे मेरे मालिक के आदेशों का पालन करने में मुश्किल होती है। वो एक महान जादूगर है और मैं एक कमजोर हूँ। आपका मतलब है वो क्लासरूम में तब आपके साथ था? वो हमेशा हर जगह मेरे साथ रहते हैं। मैं उनसे तब मिला था जब मैं दुनिया में चारों तरफ घूम रहा था। तब मैं बस एक बेवकूफ था। अच्छाई और बुराई को लेकर मेरे विचार काफी अलग थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मुझे बताया कि मैं कितना गलत था। अच्छाई और बुराई जैसी कोई चीज नहीं होती, बस ताकत होती है जो उनके पास तो बिल्कुल नहीं होती, जो उसे हासिल नहीं कर सकते। और तब से मैंने उनकी वफादारी से सेवा की है। हालांकि कई बार मैंने उन्हें निराश भी किया है। उन्हें मुझ पर काफी सख्त होना पड़ा। वो गलतियों को इतने आसानी से माफ नहीं करते। जब मैं ग्रिंगॉट से पत्थर नहीं चुरा पाया तब वो काफी नाराज हुए। उन्होंने मुझे सजा भी दी। फैसला किया कि उन्हें अब मुझ पर ज्यादा नजर रखनी होगी। हैरी को वो दिन याद आया जब वो पहली बार रिश्ती कढ़ाई में क्विरल से मिला था। ऑब्वियसली वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मुझे इस आईने को तोड़ना पड़ेगा? हैरी का दिमाग मानो अब दौड़ रहा था। उसे दुनिया में अभी बस एक चीज चाहिए थी कि वो क्विरल से पहले पत्थर पा ले। क्या पता अगर वो उस आईने में देख ले तो वो उस पत्थर को हासिल कर लेगा। लेकिन मैं इसे देखूं भी तो कैसे? क्विरल को मेरे प्लान का अंदाजा नहीं होना चाहिए। उसने लेफ्ट की साइड झुकते हुए आईने में देखने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी कसी हुई थी कि वो तुरंत ही नीचे गिर पड़ा, जिसे क्विरल ने बड़े आराम से इग्नोर कर दिया। यह आईना क्या करता है? आखिर काम कैसे करता है? मेरी मदद करो मालिक। हैरी के होश उड़ गए क्योंकि क्विरल के अंदर से किसी ने उसे जवाब दे दिया, लड़के का इस्तेमाल करो। हाँ पॉटर यहाँ आओ। उसने एक बार ताली बजाई और रस्सियां मानो तुरंत गायब हो गई। हैरी धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। यहाँ आओ जल्दी, आईने में देखकर मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या दिखता है। हैरी ने आगे बढ़ते हुए बस सोचा कि उसे बस झूठ बोलना है, बस झूठ ही तो बोलना है। वो उस आईने की ओर बढ़ा जहाँ उसे क्विरल की पगड़ी से बहुत ही गंदी बदबू आई। जैसे ही हैरी ने अपने आप को आईने में देखा तब वो मुस्कुरा रहा था। उसकी परछाई ने अपनी जेब में हाथ डाला और ठीक खून की तरह एक लाल पत्थर बाहर निकाला। उसकी परछाई ने उसकी ओर देखा, आंख
मारी और पत्थर को वापस जेब में रख दिया। हैरी हैरान तो तब हो गया जब उसने पाया कि उसकी असली जेब में भी ना जाने कहां से मगर पत्थर अब आ चुका था। तो क्या क्या देखा तुमने? मैं देख रहा हूँ कि मैं डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूँ। मैंने गुरुद्वार के लिए हाउस कप जीत लिया है। रास्ते से हटो। जैसे ही हैरी पीछे की ओर बढ़ा, पत्थर उसके पैरों से टकराया। क्या उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए? हालांकि तभी उसे एक बार फिर वो भयानक आवाज सुनाई दी जो क्विरिल के अंदर से निकल रही थी। वो झूठ बोल रहा है। पॉटर, यहाँ आओ, मुझे सच बताओ, अभी अभी तुमने क्या देखा? मुझे बात करने दो, आमने सामने। मगर मालिक, आप में इतनी अभी ताकत नहीं है। मेरे पास इसके लिए काफी ताकत है। हैरी अब अपने आप को मानो किसी शैतानी फंदे से कसा महसूस कर रहा था। वो बस किसी मूर्ति की तरह देख रहा था जब क्विरिल अपनी पगड़ी को खोल रहा था। क्या होने वाला था? जल्द ही पगड़ी निकलकर जमीन पर गिरी, जिसके बिना क्विरिल का सर काफी छोटा दिख रहा था। लेकिन जब वो हैरी की ओर पीठ दिखाते हुए मुड़ा, तब हैरी की मानो दुनिया हिल गई, क्योंकि जहां पर क्विरिल का सर होना चाहिए था वहां पर दरअसल एक चेहरा था, अब तक का उसकी ओर से देखा जाने वाला सबसे खतरनाक चेहरा। हैरी पॉटर, देखो मैं क्या से क्या बन गया हूँ। सिर्फ छाया और धुआं। मुझे आकार तभी मिलता है जब मैं किसी और के शरीर में रहता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से यूनिकॉर्न के खून से मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुमने जंगल में मेरे ही वफादार क्विरिल को खून पीते हुए देखा था, लेकिन जब मैं एक बार आयु बढ़ाने वाला अमृत पी लूंगा तब मैं खुद का शरीर बना सकता हूँ। तो फिर अब तुम मुझे अपनी जेब में रखा पत्थर निकाल कर क्यों नहीं दे देते पॉटर? हैरी को पता चला कि वो जानता है पत्थर कहाँ है, जिसके चलते वो थोड़ा बहुत लड़खड़ाया। बेवकूफी मत करो, बेहतर होगा अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी ठीक अपने माँ बाप की तरह होगा जो मुझसे भीख मांगते हुए मरे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। कितना दिल छूने वाला दृश्य है। मैं हमेशा ही बहादुरी की कदर करता हूँ। हाँ लड़के, तुम्हारे पेरेंट्स बहादुर थे। मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा, बहादुरी से लड़े वो, लेकिन तुम्हारी माँ फालतू में तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अब पत्थर मुझे दे दो ताकि तुम्हारी माँ की मौत बेकार ना जाए। कभी नहीं। हैरी तुरंत ही दरवाजे की ओर भाग चला, लेकिन तभी वोल्डेमॉर्ट चिल्ला पड़ा, पकड़ लो उसे। जैक क्विरिल ने तुरंत ही हैरी के हाथों को पकड़ लिया, जिसके चलते उसके माथे पर बने निशान में मानो इतना दर्द होने लगा कि किसी ने उसके अंदर सुइया चुबा दी हो। लेकिन उसे हैरानी तो तब हुई जब क्विरिल ने अचानक से उसका हाथ छोड़ दिया। हैरी तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए जब क्विरिल की ओर देखने लगा तो उसने पाया कि क्विरिल दर्द के मारे अपने हाथों को पकड़ते हुए नीचे गिरा हुआ है। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। क्विरिल तुरंत ही वापस दौड़ते हुए हैरी के ऊपर कूद पड़ा और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। हैरी का निशान मानो अब और भी ज्यादा जलने लगा था, लेकिन वो देख सकता था कि क्विरिल भी दर्द के मारे चिल्ला रहा है। मालिक, मैं उसे पकड़ कर रख नहीं सकता, मेरे हाथ, मेरे हाथ। उसने तुरंत ही उसके गले को छोड़ दिया। वही हैरी देख पा रहा था कि उसके हाथ भी अब लाल और चमकदार हो चुके हैं। तो उसे मार डालो बेवकूफ, और किस्सा ही खत्म कर दो। क्विरिल जान लेने वाले श्राप को पढ़ने के लिए अपना हाथ उठा ही रहा था, तभी हैरी ने उसका चेहरा पकड़ लिया। हैरी तुरंत ही समझ गया कि क्विरिल उसके खुले स्पर्श को सहन नहीं कर पा रहा है। अगर उसे जिंदा रहना है तो फिर उसका चेहरा उसे पकड़ के रखना ही होगा। हैरी ने तुरंत ही उसका हाथ भी पकड़ लिया। क्विरिल हो सके उतना उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं पर हैरी का निशान मानो अब जले जा रहा था। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो बस सुन पा रहा था कि क्विरिल चीखते हुए वोल्डेमॉर्ट की चिल्लाहट को सुन रहा है। उसे मार डालो, मार डालो। हैरी ये सुन पा रहा था, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग में से कहीं दूर से कोई आवाज सुनाई दी, हैरी, जिसके चलते उसने क्विरिल के चेहरे को और कस के पकड़े रखा। तब तक जब तक वो जलना शुरू नहीं हुआ, उसे पता था अब क्विरिल हार चुका है, जिसके चलते वो मानो वहां से गायब सा हो गया। वही हैरी को अंधेरे में से कोई सुनहरी चीज उड़ते हुए दिखाई दे रही थी। क्या ये सुनहरी गेंद थी? उसने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसे तुरंत पता चल गया कि ये तो चश्मा है। जब उसने एक बार फिर से अपनी पलकें झपकाई तो पाया कि उसके सामने एल्बस डंबलडोर का मुस्कुराता हुआ चेहरा लहरा रहा है। गुड आफ्टरनून हैरी। सर वो पत्थर, वो क्विरिल था, उसे पत्थर मिल गया है सर, जल्दी। शांत रहो, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, तुम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हो। क्विरिल के पास पत्थर नहीं है। फिर किसके पास है सर? हैरी, मेहरबानी करके शांत रहो, वरना मैडम पॉम्फ्री मुझे धक्का मारकर निकाल देगी। जहाँ थोड़ा शांत होने के बाद हैरी ने देखा तो पाया कि वो हॉस्पिटल विंग में लेटा हुआ था। वही उसके आजू बाजू इतनी कैंडीज और चॉकलेट्स का ढेर लगा हुआ था कि मानो आधी मिठाई की दुकान ही वहां पर हो। तुम्हारे दोस्तों ने ये सब भेजा है। तुम्हारे और प्रोफेसर क्विरिल के बीच तहखाने में जो भी हुआ वो पूरी तरीके से एक सीक्रेट है हैरी, इतना कि पूरा स्कूल उसे जानता है। वही तुम्हारे दोस्त फ्रेड और जॉर्ज वीजली तुम्हारे लिए एक टॉयलेट का सीट तोहफे में लेकर आए थे। हालांकि जाहिर सी बात है मैडम पॉम्फ्री ने उसे जब्त कर लिया। मैं यहाँ कब से हूँ प्रोफेसर? 3 दिनों से। तुम्हारे दोस्त रॉन और मिस ग्रेंजर को ये जानकर खुशी होगी कि तुम अब होश में आ चुके हो। वो काफी परेशान हो गए थे। लेकिन सर वो पत्थर, मुझे लगता है कि तुम्हें और परेशान नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर क्विरिल उसे पाने में सफल नहीं हुए। मैं समय रहते ही वहाँ पर आ चुका था।
था। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा कि तुम खुद भी मामले को संभाल ही लेते। आप आ गए थे? क्या आपको हरमाइनी का उल्लू मिला? आधे रास्ते में मिला, क्योंकि जैसे ही मैं लंदन में पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसके चलते मैं समय रहते ही वहाँ से निकल पाया। अच्छा, तो वो आप थे? मैं डर रहा था कि कहीं मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई। आपको लगभग देर हो गई थी। मैं पत्थर को लेने से उसे ज्यादा देर नहीं रोक सकता था। पत्थर से नहीं, अपने आप से। तुमने लगभग अपनी जान गवा दी थी हैरी। जहाँ सवाल रहा पत्थर का, तो उसे नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया? फिर तो आपके दोस्त निकोलस फ्लेमेल। ओह अच्छा, तो तुम निकोलस के बारे में जानते हो। तुमने अपना काम बखूबी किया हैरी। तो मैंने निकोलस के साथ एक छोटी सी चर्चा की और हम सहमत हो गए कि यही करना सही होगा। लेकिन फिर तो वो और उनकी पत्नी मर जाएंगे, है ना? हाँ, वो मर जाएंगे, लेकिन उनके शरीर में इतना अमृत है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता लेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी इस उम्र में ये सुनना काफी अविश्वसनीय लगता होगा, लेकिन निकोलस और पेरेनेल के लिए ये एक बहुत ही लंबे दिन के बाद बिस्तर पर जाने की तरह है। आखिरकार बहुत बुद्धिमान आदमी के लिए मौत ही एक अगला बड़ा एडवेंचर होता है हैरी। तुम जानते हो हैरी, पत्थर सचमुच उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। चाहे धन और जिंदगी की चाहत कितनी भी हो, लोग दो चीजों को बाकी सभी चीजों से ज्यादा चाहते हैं। लेकिन बस समस्या ये है कि इंसानों में चुनने की आदत इतनी बुरी होती है कि वो वही चीज चुनते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा बुरी होती है। हैरी बस वहाँ पर अब पड़ा रहा। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे, ना ही उसे समझ में आ रहा था कि डंबलडोर क्या कह रहे हैं। वही डंबलडोर अब बस थोड़ा सा गुनगुनाया और छत की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। सर, मैं सोच रहा था कि भले ही पत्थर चला गया हो, लेकिन फिर भी मेरा मतलब आप जानते हो कौन, उसे वोल्डेमॉर्ट पुकारो। हमेशा चीजों का नाम लेकर पुकारो हैरी। नाम लेना उस चीज के डर को भगा देता है। हाँ सर, तो वोल्डेमॉर्ट वापस आने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएगा, है ना? मतलब वो खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है हैरी। वो अब भी कहीं है, शायद किसी दूसरे शरीर की तलाश में जिसमें वो रह सके, जो कि वो सचमुच जीवित नहीं है। तो फिलहाल अभी उसे मरा हुआ माना जा सकता है। उसने क्विरिल को मरने के लिए छोड़ दिया। वो सभी को एक जैसा ही समझता है। खैर हैरी, अब वो शायद किसी और ऐसे की तलाश में होगा जो वापस उसके साथ लड़ने की तैयारी दिखाए। हालांकि वो अगर बार बार हारता रहेगा तो शायद वो वापस सत्ता में ना आ सके। हैरी ने अपना सर हिलाया, लेकिन उसी के चलते उसका सर वापस दर्द करने लगा। सर, कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी बातें जिनके बारे में मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई ये एक सुंदर और भयानक चीज है और इसीलिए हमें इसके बारे में काफी सावधान रहना चाहिए। खैर, वक्त आने पर मैं तुम्हें सवालों का जवाब जरूर दूंगा और लेट होने के लिए तुमसे माफी भी मांग लूंगा। ठीक है सर। वोल्डेमॉर्ट ने कहा कि उसने मेरी माँ को इसीलिए मारा क्योंकि वो मुझे बचाना चाहती थी। लेकिन वो आखिरकार मुझे मारना क्यों चाहता था सर? तुमने पहली जो चीज पूछी है, मैं उसे अभी तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा। लेकिन तब तक इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो हैरी। जब तुम तैयार हो जाओगे तब तुम जान लोगे। हैरी जान रहा था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर, क्विरिल मुझे छू क्यों नहीं सकता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। बस एक ही चीज है जो वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं सकता, और वो प्यार है हैरी। प्यार, और प्यार हमेशा ही निशानी छोड़ जाता है। नहीं, तुम्हारा निशान नहीं। अगर हमें सच्चे दिल से कोई चाहता है तो उसकी निशानी हमारे पास हमेशा रहती है, फिर चाहे वो इंसान हमसे कितना भी दूर हो। ये तुम्हारे अंदर है हैरी, अंदर। क्विरिल नफरत और कुछ पाने की आशा से भरा हुआ था और अपनी आत्मा को वोल्डेमॉर्ट से बांटा हुआ था, जिसके चलते वो तुम्हें छू नहीं पाया। जिस आदमी के अंदर इतनी अच्छाई और प्यार हो, उसे छूने में भी बहुत दर्द होता है हैरी। डंबलडोर अब खिड़की के बाहर बैठी हुई एक चिड़िया में काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। और अदृश्य चोगा सर, क्या आप जानते हैं वो मुझे किसने भेजा था? हाँ, तुम्हारे पिता उसे मेरे पास छोड़ गए थे और मुझे लगा कि ये तुम्हें काफी पसंद आएगा। काफी बेहतरीन चीज है हैरी। जब तुम्हारे पिता यहाँ पर थे तब वो किचन से कुछ ना कुछ खाना चुराने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। और भी कुछ है सर? पूछो। क्विरिल ने कहा था कि स्नेप, प्रोफेसर स्नेप हैरी। हाँ वही। क्विरिल ने कहा था कि वो मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो मेरे पिता से नफरत करते थे। क्या ये सच है सर? देखो, वो एक दूसरे से चिढ़ते थे, ठीक वैसे ही जैसे मैल्फॉय और तुम एक दूसरे से चिढ़ते हो। जहाँ तुम्हारे पिता ने ऐसा कुछ किया था जिसे स्नेप कभी माफ नहीं कर पाए। क्या उन्होंने उनकी जान बचाई थी? क्या? हाँ, अजीब है लोगों का दिमाग किस तरीके से सोचता है ना? प्रोफेसर स्नेप को लगा कि वो तुम्हें इस पूरे साल बचाकर अपना कर्ज अदा कर सकते हैं ताकि वो बाद में आराम से तुम्हारे पिता की याद से नफरत कर सके। हैरी ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसका सर अब और भी चकराने लगा। सर, एक और बात है, बस
एक और, मुझे आईने से पत्थर कैसे मिला सर? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तुमने मुझसे पूछा। देखो, सिर्फ वही इंसान जो पत्थर को ढूंढना चाहता था, सिर्फ ढूंढना ना कि पाना, उसी को बस ये पत्थर मिल सकता था। ये मेरे बेहतरीन विचारों में से एक है और सच कहे तो ये कोई छोटी बात नहीं। खैर, अब सवाल बहुत हुए। मैं सुझाव दूंगा कि अब तुम इन मिठाइयों पर शुरू हो जाओ। ये क्या है? बर्टी बॉट्स। मैंने बचपन में गलती से एक उल्टी के स्वाद की खा ली थी और तब से ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। कैसा हो अगर मैं इस बार ये सुनहरी वाली खाकर देखूं तो? अफसोस, कान का मैल। मैडम पॉम्फ्री बहुत ही भली लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। बस 5 मिनट? बिल्कुल नहीं। पर आपने प्रोफेसर डम्बलडोर को तो अंदर आने दिया था। हाँ, क्योंकि वो हेडमास्टर है। उनकी बात अलग है पॉटर। तुम्हें आराम की जरूरत है। देखिए, मैं आराम तो कर रहा हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ। मान भी जाइए मैडम पॉम्फ्री। अच्छा ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट। जहाँ इसी के साथ रॉन और हरमाइनी अंदर आ गए। हैरी, हमें तो लगा कि तुम बच नहीं पाओगे। डम्बलडोर भी काफी चिंता में थे। क्या हुआ था? पूरा स्कूल ही से लेकर बात कर रहा है। हैरी ने एक लंबी सी सांस लेते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। क्विरिल, पत्थर, वोल्डेमॉर्ट और आईने के बारे में। जब हरमाइनी को पता चला कि क्विरिल की पगड़ी के नीचे दरअसल क्या था, तब वो चिल्ला पड़ी। इसका मतलब पत्थर चला गया, यानी कि फ्लीमेल मर जाएंगे। हाँ, लेकिन डम्बलडोर के हिसाब से ये एक बुद्धिमान इंसान के लिए मौत के बाद का एक नया एडवेंचर है, ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने। मैं हमेशा से ही कहता था कि वो थोड़े खिसके हुए हैं। तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ? मैं तो आसानी से निकल गई। रॉन को होश लाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही हम उल्लू घर की ओर भाग रहे थे, डम्बलडोर हमें एंट्रेंस हॉल में ही मिल गए। उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था। उन्होंने बस इतना कहा कि हैरी उसके पीछे गया है ना? और उतने में ही वो तीसरी मंजिल की ओर दौड़ पड़े। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सब कुछ करवाना चाहते थे? अदृश्य चोगा और बाकी चीजें? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये बहुत भयंकर है। तुम मर भी सकते थे हैरी। ऐसा नहीं है। डम्बलडोर थोड़े अजीब जरूर है, लेकिन इस तरीके से शायद वो मुझे मौका देना चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पर होने वाली सारी चीजें पता होती है। उन्हें पता था कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हमें रोकने के बजाय उन्होंने हमें ये सीखने के लिए सब कुछ करने दिया। मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस था। जब उन्होंने मुझे बताया था कि आईना कैसे काम करता है, शायद उनके हिसाब से मुझे वोल्डेमॉर्ट का सामना करने का पूरा हक था। हाँ, डम्बलडोर थोड़े खिसके हुए तो है। खैर, साल की आखिरी दावत कल होने वाली है। तुम्हें कल आने के लिए तैयार होना होगा हैरी। जाहिर है नाग शक्ति जीत चुका है। तुम आखिरी क्विडिच मैच खेल ही नहीं पाए और तुम्हारे बिना चिलगात ने मानो हमें रौन दिया। हालांकि वहाँ पर खाना तो अच्छा होगा। और तभी मैडम पॉम्फ्री अंदर आ गई। तुम लोगों के 15 मिनट हो चुके हैं, चलो अब बाहर। पूरी रात गहरी नींद लेने के बाद अब हैरी वापस नॉर्मल महसूस करने लगा था। मैं दावत में जाना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ, है ना? प्रोफेसर डम्बलडोर सोचते हैं कि तुम्हें जाने की इजाजत दे दी जाए, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं कि दावत कितनी खतरनाक हो सकती है। खैर, तुम्हें और कोई मिलने आया है। ओह अच्छा, कौन है? वो इतना पूछ ही रहा था, तभी हैग्रिड अंदर आ गया। बात साफ थी, हैग्रिड बहुत ही ज्यादा बड़ा था, मानो उसे हॉस्पिटल विंग के अंदर आने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए। ये सब हमारी गलती है। हमने उस बुरे आदमी से कहा कि फ्लफी के पार्क कैसे जाना है। तुम मर भी सकते थे और ये सब कुछ बस एक ड्रैगन के अंडे के लिए। हम फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। हमें तो बाहर निकाल देना चाहिए और मगलुओं की तरह जिंदगी बिताने के लिए छोड़ देना चाहिए। हैग्रिड, उसने कैसे न कैसे ये पता ही लगा लिया होता हम वोल्डेमॉर्ट की बात कर रहे हैं। वो कैसे न कैसे अपना काम निकाल ही लेता। लेकिन तुम मर भी सकते थे और उसका नाम मत लो। वोल्डेमॉर्ट, मैं उसके नाम से उसे बुला रहा हूँ। हमने पारस पत्थर को बचा लिया है और अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये लो चॉकलेट फ्रॉग लो, मेरे पास बहुत है। हैग्रिड ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, अरे हाँ, इससे हमें याद आया कि हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। सैंडविच तो नहीं, डम्बलडोर ने हमें ये काम करने के लिए कल एक दिन की छुट्टी दे दी थी। जाहिर है वैसे तो उन्हें हमें नौकरी से ही निकाल देना चाहिए था। खैर, ये देखो, हम तुम्हारे लिए ये लेकर आए हैं। ये एक सुंदर सी चमड़े से बनी हुई किताब थी। उसके अंदर जादूगरों की तस्वीरें थी। उसके माता पिता हर एक पेज से उसकी ओर देख हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारे माता पिता के पुराने दोस्तों के पास उल्लू भेजा और उनकी तस्वीरें मंगाई। हम जानते थे तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। क्या तुम्हें ये तोहफा पसंद आया? हैरी कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन हैग्रिड समझ गया। उस रात की आखिरी दावत में हैरी अकेला ही नीचे गया। मैडम पॉम्फ्री ने उसे फालतू में ही रोक के रखा था। वो उसका बार बार चेकअप करने में लगी थी, जिसके चलते उसके आने से पहले ही हॉल पूरी तरीके से भर चुका था। नाग शक्ति ने लगातार 7 साल हाउस कप जीत लिया था, जिसके चलते हॉल पूरी तरीके से हरा और सफेद रंग से सज चुका था। एक बड़े बैनर पर नाग शक्ति का सांप ऊंचे टेबल के पीछे दिखाई दे रहा था।
हालांकि हैरी के अंदर आते ही अचानक शांति छा गई, लेकिन कुछ ही पलों के बाद वापस सभी लोगों ने बोलना शुरू किया। वो आगे बढ़ते हुए रॉन और हरमाइनी के बीच में बैठ गया, इस बात को इग्नोर करने में जुट गया कि लोग उसे खड़े होकर देख रहे थे। खुशकिस्मती से डंबलडोर वहां पर आ गए, जिसके चलते खामोशी वापस छा गई। एक और साल गुजर गया। इससे पहले कि आप लाजवाब दावत का मजा लूटे, मैं इस बूढ़े आदमी की बकवास सुनाकर आपको बोर करना चाहूंगा। हाँ, क्या साल रहा ये। आशा है आपके दिमाग इस साल कुछ ज्यादा ही भरे होंगे। आपके पास पूरी गर्मियां पड़ी है ताकि आप आपके दिमागों को वापस खाली और बढ़िया कर सके। खैर, अब जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, हाउस चैंपियनशिप को अब बांटा जाएगा, जहाँ पॉइंट्स की स्थिति इस समान है। गरुड़ द्वार 312 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। मेहनत कश 352 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। चील घाट 426 पॉइंट और नाग शक्ति है 472 पॉइंट्स। इतना सुनकर ही नाग शक्ति के टेबल की ओर से तालियां और चीखों की गड़गड़ाहट गूंज पड़ी। हैरी देख सकता था कि मैल्फॉय अपने प्याले को जोर जोर से टेबल पर पटक रहा था। शाबाश नाग शक्ति। हालांकि हमें हाल ही की घटनाओं पर ध्यान देना होगा। हॉल के अंदर मानो वापस पूरी तरीके से शांति हो गई। नाग शक्ति के स्टूडेंट्स की खुशियां मानो धुंधली हो गई। मुझे कुछ आखिरी पॉइंट्स बांटने हैं, मुझे देखने दो। हाँ, सबसे पहले रोनाल्ड वीजली को। रॉन का चेहरा मानो ठीक उस गाजर की तरह हो गया जिसे धूप में रखा जाता है। हॉगवर्ट्स में बहुत समय के बाद शतरंज में देखे गए बेहतरीन खेल के लिए मैं गरुड़ द्वार हाउस को देता हूँ 50 पॉइंट्स। गरुड़ द्वार की तालियां मानो अब छत को छू रही थी। वहीं पर पर्सी सबको बता रहा था, मेरा भाई, मेरा सबसे छोटा भाई है। मैगोनिगल के प्यादों को पार करके चला गया था। इसके बाद मिस हरमाइनी ग्रेंजर को आग के सामने अपनी शिथिल शांत बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मैं गरुड़ द्वार को 50 पॉइंट्स देता हूँ। हरमाइनी ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। हैरी को पता था कि वो खुशी के मारे रो रही है। गरुड़ द्वार हाउस को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें 100 पॉइंट्स मिल चुके थे। और तीसरा मिस्टर हैरी पॉटर को। पूरे हॉल में मानो अब किसी कब्रिस्तान की तरह शांति छा गई। अद्भुत साहस और आत्मबल के लिए मैं गरुड़ द्वार को देता हूँ 60 पॉइंट्स। शोर का मानो अब कोई ठिकाना नहीं था। गरुड़ द्वार के स्टूडेंट्स गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हुए भी जो लोग गिनती कर पा रहे थे वो जान रहे थे कि अब उनके पॉइंट्स भी 472 हो चुके हैं, ठीक उतने ही जितने नाग शक्ति के थे। हाउस कप के लिए दोनों में ड्रॉ हो चुका था। काश डंबलडोर ने हैरी को 1 पॉइंट ज्यादा दे दिया होता, लेकिन वही डंबलडोर ने अपना हाथ उठाया। हॉल धीरे धीरे फिर से शांत हो गया। बहादुरी कई तरीके की होती है। अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है, लेकिन अपने दोस्तों का सामना करने के लिए उससे भी बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। इसलिए मैं मिस्टर नेविल लॉन्ग बॉटम को देता हूँ 10 पॉइंट्स। बाहर खड़े हुए किसी आदमी को लग सकता था कि अंदर कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि गरुड़ द्वार हाउस की टेबल से अब बहुत ही ज्यादा भयंकर शोर शराबे की आवाज आ रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी अब खड़े होकर चिल्लाते हुए तालियां जा रहे थे। वही नेविल, जो कि शौक में जाते हुए अब मानो गायब सा हो गया था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उसे गले लगाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़े थे, क्योंकि आज तक उसने गरुड़ द्वार के लिए एक भी पॉइंट नहीं कमाया था। हैरी जोर जोर से तालियां बजाते हुए रॉन को मैल्फॉय की ओर इशारा करते हुए दिखा रहा था, जो मानो अब ऐसा दिख रहा था कि उस पर किसी ने पूर्ण शरीर बंधन का मंत्र इस्तेमाल किया हो। अगर मेरा गणित सही है तो अब सजावट में बदलाव की जरूरत है। जहाँ उनके ताली बजाते ही एक ही पल में हरे पर्दे पूरी तरीके से लाल हो गए। नाग शक्ति का सांप अब गायब हो गया, जिसकी जगह अब गरुड़ द्वार के शेर ने ले ली थी। वहीं पर स्नेप प्रोफेसर मैगोनिगल से हाथ मिला रहा था। वहीं उसके चेहरे पर एक किस्म की बेबस मुस्कुराहट थी। उसकी नजर हैरी से मिली, जिसे देखते ही हैरी समझ गया कि उसके ओर देखने का नजरिया स्नेप का बिल्कुल भी नहीं बदला है। हालांकि इससे हैरी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये रात उसकी जिंदगी की अब तक की सबसे बेहतरीन रात साबित हो चुकी थी। वो आज की रात को कभी भूल नहीं पाएगा, कभी नहीं। हैरी ऑलमोस्ट भूल गया था कि अभी भी रिजल्ट्स का आना बाकी था, लेकिन हैरानी तो उसे तब हुई जब उसने पाया कि वो और रॉन अच्छे नंबरों से पास हो चुके थे। जाहिर सी बात थी कि उस साल क्लास में सबसे बेहतरीन नंबर्स हरमाइनी के आए थे। यहाँ तक नेविल भी पास हो गया था। जड़ी बूटियों के उसके अच्छे नंबरों ने उसके जादुई कार्डों के बुरे नंबरों को बैलेंस कर दिया था। उन्हें लगता था कि वो बेवकूफ गोयल भी फेल हो जाएगा, लेकिन वो भी पास हो चुका था। ये बहुत शर्म की बात थी, लेकिन जैसा कि रॉन हमेशा कहता ही है कि सारी चीजें आपको जिंदगी में एक साथ नहीं मिल सकती। और ठीक ऐसे ही अचानक उनके वार्डरोब्स खाली हो गए, संदूकें पैक हो गई। वही सभी स्टूडेंट्स को ये चिट्ठियां दे दी गई कि वो छुट्टियों में जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं हमेशा ही ये राह देखता रहता हूँ कि कब ये लोग हमें ये चेतावनी देना बंद करेंगे। हैग्रिड उन्हें नाव के झुंड के पास लेने के लिए आ गया, जो उन्हें झील के पार ले आई। सभी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ गए और बातें करते हुए हंसते हुए निकल गए। जहाँ ट्रेन के आगे बढ़ते हुए जब मगलू शहरें धुंधली धुंधली दिखाई देने लगी, तब वो बर्टी बॉट्स की हर स्वाद की टॉफियां खाते हुए बात कर रहे थे। जहाँ अपने जादूगरों के कपड़े उतारते हुए उन्होंने अब अपने जैकेट्स और कोट्स
पहन लिए, जिसे के साथ वो किंग्स क्रॉस के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर उतर गए। तुम्हें गर्मियों की छुट्टी पर हमारे यहाँ पर आना होगा, तुम दोनों को। मैं तुम्हें उल्लू भेज दूंगा। थैंक्स, मुझे किसी चीज का तो इंतजार रहेगा। जब वो लोग मुगलू दुनिया की ओर जाने वाले गेट की ओर बढ़े तब उन्हें धक्का मारते हुए कुछ लोग आगे जाने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, बाय हैरी, फिर मिलते हैं पॉटर। तो अब भी मशहूर हो, जहाँ मैं जा रहा हूँ कम से कम वहाँ पर तो नहीं। वो तीनों गेट से बाहर निकले। माँ वो रहा, वहाँ पर देखो। ये जिनी वीजली थी, रॉन की छोटी बहन, लेकिन वो रॉन की ओर इशारा नहीं कर रही थी। हैरी पॉटर, वो देखो माँ, वो रहा। शांत रहो जिनी, इस तरह इशारा करना बदतमीजी होती है। जब मिसेस वीजली उनकी ओर देख मुस्कुराई। बहुत बिजी साल रहा। बहुत। मिसेस वीजली, कैंडीज और जंपर के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं डियर। क्या तुम तैयार हो? ये अंकल वर्निन थे, ठीक उसी अपने मोटे शरीर और अपनी मोटी मूछों के साथ, जहाँ उनके ठीक पीछे आंट पिटूनिया और डडली खड़ा था, जो कि हैरी को देखकर थोड़ा सहम गए। आप हैरी का परिवार होंगे? सिर्फ कहने के लिए। जल्दी करो लड़के, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, तो गर्मियों में मिलते हैं। हाँ, होपफुली तुम्हारी छुट्टियाँ अच्छी गुजरे। हाँ, अच्छी तो गुजरेंगी ही। उन्हें नहीं पता कि स्कूल के बाहर जादू करना मना है। इस बार तो मैं डडली के खूब मजे लूंगा। और वैसे भी मैं घर से जा रहा हूँ, घर नहीं। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए। फाइनली फर्स्ट बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इट ऑल योर्स नाउ। जब आगे से मैं हैरी पॉटर से रिलेटेड कुछ अलग वीडियोस ट्राई करने वाला हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे पास बहुत ही भयंकर वास्ट आइडियाज है, फिर चाहे वो इस यूनिवर्स का लोर हो या हर एक कैरेक्टर की थ्रू आउट पूरे 7 बुक्स की जर्नी हो। बहुत ही यूनिक और एंटरटेनिंग वीडियोस आपको आगे से मिलेगी, ये वादा रहा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, मतलब आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर हाँ, तो क्या कर रहा है यार, फैला दो इन्हें अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच, फैला दो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस चैनल को और भी आगे कंटिन्यू करने के लिए। या दैट्स द वीडियो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनके साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। एंड आई विल सी यू सून। Nox.